तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक ताकतवर इंसान फीनेस्ट और उसके चेले एंडी को दिखाया जाता है। फीनेस्ट एक मर्तबा जंगल में एक ऐसे जाइंट पीक को पकड़ने आया था जो आए दिन गांव वालों की फसलों को नुकसान पहुंचाकर गांव वालों को तंग करता था। इस इतने बड़े पीक के सामने आकर भी बहादुर फीनेस्ट डरता नहीं और अपने साथी एंडी से कहता है, सबके लिए मैं हीरो हूँ और इसे कंट्रोल करके मैं अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहता हूँ। वो अब अपना वेपन लिए इस पीक पर हमला शुरू कर देता है, पर इन छोटे हमलों का इस पीक पर कोई असर नहीं था। एंडी भी फीनेस की मदद के लिए इस पीक के ऊपर अपने नेजे से जब हमला करता है तो नेजा पीक के नाक के अंदर जाकर लगता है। वो गुस्से में नींद से जाग जाता है। वो अपने गुस्से में एंडी को मारने के लिए बड़ा ही कि फीनेस उसे रोकने के लिए सामने आ गया। उसने पूरा जोर लगाया पर पीक को रोक न पाया। उल्टा पीक ने ही अपने थोड़े से जोर से उसे हवा में उड़ा दिया और फीनेस दोबारा आकर पीक के ऊपर ही गिर गया। पीक को कंट्रोल करने के लिए एंडी ने फीनेस के पास एक रस्सी फेंकी जिसे फीनेस ने पकड़ भी लिया, लेकिन अगले ही पल वो पीक उड़ने लगा था। फीनेस ने इसी रस्सी को उस पीक के दोनों पंखों और उसके सिंग के इर्द गिर्द बांधकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया और फिर उसे अपने इशारों पर उड़ाते हुए ले गया गांव के अंदर। और जब सबने देखा कि इतने बड़े पीक को भी फीनेस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था तो सारे अब फीनेस के नारे लगाने लगे। इसी क्राउड के अंदर बाबा याका नाम एक जादूगरनी भी थी जो फीनेस से कहती है, अगर तुम्हारे अंदर इतना जोर है तो तुम साबित करके दिखाओ। मेरे घर के सामने वाली नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया है जिससे पानी आगे नहीं जा पा रहा। अगर तुम उसे हटा दो तो मैं तुम्हारा टैलेंट मान जाऊंगी। फीनेस ये बात अपना लेता है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और मुझे तुम इतना सा काम करने को कह रही हो। वो अब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा तो यागा बोली, क्या पता इसमें से कितने असल हैं और कितने नकल। ये सुनकर सब हंसने लगे और फीनेस गुस्से में अपने घर चला गया। उसे अब यागा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज सब उसकी बहादुरी की तारीफ करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे थे। उसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना था। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे दोबारा सब उसकी वाहवाही करे। तो एंडी कहता है, हाँ एक रास्ता है। सामने वो जो टावर नजर आ रहा है, माना जाता है कि उसमें एक मॉन्स्टर ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को कैद किया हुआ है। वो लड़की आम नहीं बल्कि एक शहजादी है। अगर आप उस मॉन्स्टर को मारकर उस शहजादी को आजाद करवा ले तो आपके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। बस कर क्या था, फीनेस ने इरादा कर लिया उस मॉन्स्टर से लड़ने का और रात होते ही अपने साथी एंडी के साथ उस टावर के लिए निकल गया। और यहाँ आकर उसने देखा कि पहले से ही बहुत सारे वॉरियर्स उसी मॉन्स्टर को हराने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नाम का कोई लालच नहीं था। उन्हें लालच था शहजादी का और दौलत का। वो फीनेस से पूछते हैं कि अगर हम सबने मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया तो शहजादी किसको मिलेगी, जिस पर फीनेस ने कहा कि मुझे शहजादी का कोई लालच नहीं है। और इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग इकट्ठे उस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। लेकिन साइड पे जाकर फीनेस ने एंडी को बताया कि मैं उस मॉन्स्टर को अकेले मारना चाहता हूँ, इसलिए मैं सुबह नहीं अभी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस टावर में जाऊंगा। ये कहकर वो टावर की खिड़की से टावर के अंदर चला गया। जहाँ जाते ही उसे सबसे पहले वो खूबसूरत सी शहजादी दिख गई। लड़की फीनेस को देखते ही उससे कहती है, तुम भी मरने के लिए आ गए, जिस पर फीनेस ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। ये सुनते ही वो लड़की भागकर अंदर चली जाती है। उस लड़की को रोकने के लिए फीनेस उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की जल्द से अपना हाथ छुड़ाकर एक टावर के पीछे चली जाती है और पीछे से ही तभी अचानक कोई सांप फीनेस के ऊपर हमला कर देता है। फीनेस भी सांप से लड़ने लग जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रिवील होता है कि ये कोई आम सांप नहीं था, ये असल में उस मॉन्स्टर की दुम थी जिससे लड़ने के लिए फीनेस यहाँ आया था। ये देखते हुए वो पहले इस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे वार करता है, लेकिन जब सारे वार से हार जाता है तब वो मॉन्स्टर की दुम को यानी सांप वाले मुंह को पकड़ लेता है। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस सांप के मुंह को चीरने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो सांप अपना जहर उसकी आंखों में उगल देता है, जिसकी वजह से अब फीनेस को नजर आना बंद हो गया था। वो अंधा हो गया था। अंधा होने के बाद भी फीनेस हार नहीं मानता और अपने पांव से टटोलते हुए अपना वेपन ढूंढ लेता है और दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर तो अब जैसे सामने से गायब हो चुका था। फीनेस हमला कर करके इस टावर को तोड़ने लग गया। टावर टूटने की आवाज से वो सारे के सारे वॉरियर्स भी उठ खड़े हुए और फौरन से टावर वाले मलबे पे आए। उन्होंने यहाँ देखा तो इन्हें ना तो वो मॉन्स्टर मिला और ना ही शहजादी मिली, बस मलबे में दबा फीनेस दिखा। एंडी को जब पता चला कि फीनेस की आंखें चली गई है तो वो उसे लेकर अब उसके घर छोड़ देता है। फीनेस बहुत ज्यादा अग्रेशन में था, गुस्से में था। अपनी आंखों के चले जाने की वजह से उसकी ये हालत एंडी से देखी नहीं जाती और वो बाबा यागा के पास जाता है। उसने बाबा यागा को सब बताया कि किस तरह फीनेस की आंखें चली गई और वो उससे मदद लेने के लिए आया है, लेकिन बाबा यागा ने उसकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि फीनेस ने भी उसकी मदद नहीं की थी। ये बात जब फीनेस को पता चली तो वो बहुत उदास हो गया। वक्त गुजरता रहा और एंडी ने भी उसके पास आना अब कम कर दिया था। वो अपने सारे काम किसी तरह करता रहा। बाहर जाकर फल भी खरीद के लाता था, लेकिन रास्ते में ही बच्चे उसका फल चुरा लिया करते
थे क्योंकि उसे नजर तो आता नहीं था। अब तो उसके पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन जब एंडी उसके घर आया तो उसने गुस्से में एंडी को खुद ही कह दिया कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं, तुम चाहो तो अपना दूसरा काम ढूंढ लो। ये सुनकर एंडी भी वहाँ से चला गया। दिन गुजरते रहे, फिनेस के सारे पैसे भी खत्म होते जा रहे थे और वो दिन आन पड़ता है कि फिनेस बाजार के गिरे हुए गले सड़े फल खाने पे मजबूर था। ऐसे ही एक दिन में उसे जब कोई गला सड़ा फल भी नहीं मिलता तो वह अपनी बास्केट लेकर बाजार में ही बैठा था। बाबा याका जब वहाँ से गुजरी तो उसने मजबूर फिनेस को देखकर अपनी बास्केट से कुछ खाने पीने का सामान उसकी बास्केट में रख दिया। इससे पहले कि वो दोनों कोई बात कर पाते, दिखाया गया कि उनके गांव में कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया कि लुटेरे यहाँ पर धड़ाधड़ लोगों को मार रहे थे। फिनेस चाहे देख नहीं सकता था लेकिन वह सुन रहा था कि कैसे लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे। अब जैसे ही लुटेरे उसके भी पास आते हैं तो वह लुटेरों की आवाज सुनकर उनके ऊपर हमला कर देता है। देख ना पाने के बावजूद भी उनकी आहट सुन सुनकर वह एक वक्त में 2 से 3 डाकुओं से लड़ रहा था। ये देखते हुए दूसरा डाकू जो कि घोड़े पे सवार था वो फिनेस को काबू करने के लिए उसके ऊपर रस्सी फेंकता है, लेकिन फिनेस उसी की रस्सी पकड़कर उसी को घोड़े से नीचे उतार देता है। उसने इसे भी अपनी तरफ खींच के खूब धुलाई की और अब डाकुओं ने उसे कंट्रोल करने के लिए पीछे से उसके ऊपर वार किया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो एक जहाज में था। उसकी गर्दन और हाथों को लकड़ी में बंद किया गया था उसे कंट्रोल करने के लिए और दिखाया गया कि इसी जहाज में उनके साथ बाबा याका और गांव की और लोग भी थे। कुछ देर बाद यहाँ पर एंडी भी आ जाता है जो यहाँ आजाद घूम रहा था। बाबा याका ने उससे पूछा, तुम आजाद कैसे? एंडी ने बताया, मैंने इन डाकुओं को यकीन दिलाया कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और मैं उनके लिए तुम पर भी निगरानी रखूंगा, इसलिए मैं आजाद हूँ। इस टाइम उसके पास एक सोने का चिराग भी था जो वो डाकुओं से चुरा कर लाया था और इन सबको दिखा रहा था। वो कहता है कि मैं इसको बेचकर पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो इसे साफ करने के लिए रगड़ने लगा तो उसमें से एक जिन बाहर निकल आया जिसे देखकर सब लोग डर गए, यहाँ तक कि एंडी खुद भी। नीचे का शोर सुनकर ऊपर से जब एक डाकू नीचे आया तो जिन ने उससे एक पंच लगाते हुए वापस ऊपर गिरा दिया। इसके बाद चिराग का जिन जब एंडी के पास जाता है उससे उसकी ख्वाहिश पूछने के लिए तो एंडी उसे कहता है कि वापस चिराग के अंदर चले जाओ। जिन के वापस चिराग में जाते ही ऊपर से एक डाकू आकर एंडी के गले पे तलवार रखते हुए उससे अपना चिराग वापस ले लेता है। खैर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये लोग अरब पहुंच गए थे। डाकुओं ने अब इन सारे गुलामों को बेचने के लिए खड़ा कर दिया। वहाँ से एक नकाब पोशाक में गुजरा जिसने बाबा यागा, एंडी और फिनेस को खरीद लिया। वो इन्हें लेकर अपने महल आ गया जहाँ आकर ये लोग हैरान हो गए। इतने बड़े महल में रोबोट्स काम कर रहे थे और ये बहुत पुराना जमाना था। फिर उस अमीर आदमी ने अपने मुंह से नकाब हटाया और इन लोगों से कहा, हैरान मत हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये रोबोट्स मैंने ही इन्वेंट किए हैं, मैंने ही बनाए हैं। मैंने और भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स बनाई हैं जिनसे इंसानों का भला हो सके और उनका काम आसान हो सके। फिनेस भी यहाँ उसे अपने पास की कहानी बताता है कि वह पहले एक बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान था लेकिन फिर अंधा होने के बाद उसकी लाइफ बहुत बेकार हो गई। साइंटिस्ट ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में और बाबा याका के बारे में सुना है, वरना तो मैं गुलामों को खरीद कर आजाद कर देता हूँ। खाने का टाइम हो रहा था। साइंटिस्ट अपने रोबोट से इन लोगों के लिए खाना मंगवाता है और ये लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। याका को लग रहा था कि ये कोई जादू है, जिस पर साइंटिस्ट बताता है कि नहीं, ये पिछले 500 साल से इनके ऊपर काम कर रहा था। ये सुनकर याका हैरान हो जाती है और उनसे पूछते हैं, 500 साल से आप अभी तक इतने जवान कैसे हैं? फिर साइंटिस्ट बताता है कि मैंने एक ऐसा लिक्विड भी तैयार किया है जो इंसानों को कई सालों तक जवान रखता है और उसी लिक्विड से मैंने अपनी उम्र भी बढ़ाई है, अपने आप को जवान भी रखा है और अपने काम को भी आगे बढ़ाया है। वो अब इन्हें अपनी लैब दिखाने के लिए ले जाता है और फिनेस उससे पूछता है, वो खास किस्म का लिक्विड आपने कैसे तैयार किया था? क्या उससे मेरी आंखें ठीक हो सकती है? साइंटिस्ट कहता है, उससे तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और है। वो यहाँ पर उसे एक ग्लासेस देता है जिसकी मदद से एकदम से सारा कुछ फिनेस को नजर आने लग गया था। साइंटिस्ट अब इन लोगों से कहता है, साइंस के जरिए कुछ भी करना पॉसिबल है और जो लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं और जादुई चीजें इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं और उन नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए भी मैंने एक मशीन बनाई है। उनको एग्जाम्पल देने के लिए वो अब वो चिराग निकाल लेता है जो उसने लुटेरों से खरीदा था। याका ने उसे वार्न भी किया कि तुम उससे दूर रहो, लेकिन साइंटिस्ट डरा नहीं और उसने चिराग को घिस दिया जिसमें से जीनी बाहर निकला और फिर उसने अपनी मशीन ऑन कर दी जिस मशीन ने घूमते हुए जीनी को अपने दिल सक कर लिया था। उसके खत्म होते ही साइंटिस्ट उन लोगों से कहता है, देखो मैंने इस जीनी को भी खत्म कर दिया। रात होने पर अब इस साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक अजीब सा मॉन्स्टर उनकी करीब की पहाड़ियों में देखा गया है जो आम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है और अब उसे पकड़ना ही होगा। ये बात जब वो फिनेस को बताता है कि उसका शेर जैसा मुंह है और दुम उसकी किसी सांप की तरह है तो फिनेस समझ गया ये वही है जिससे वह सामना करके आया था। उसने साइंटिस्ट से कहा, मैं जरूर आपके साथ इस मिशन में जाऊंगा क्योंकि मुझे अपना एक पुराना उधार चुकाना है। लेकिन साइंटिस्ट फिनेस को खतरे में नहीं डालना चाहता था। तब फिनेस ने कहा, आप मेरी फिक्र मत करें,
मैंने भी तो आपका एहसान उतारना है, चलो फिर ऐसे ही सही। ये सुनकर साइंटिस्ट उसे एक ऐसा बॉक्स दिखाता है जिसको मॉन्स्टर के करीब करके लीवर घुमाने पर मॉन्स्टर खुद ब खुद कैद हो जाता। रात होने पर दिखाया जाता है कि चुपके से बाबा यागा साइंटिस्ट की लैब के अंदर घुस जाती। असल में वह जवान होने वाला सीरम चुराना चाहती थी, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे यूज कर लिया और कहा कि अगर तुम वाकई उस मॉन्स्टर को लाने में कामयाब हो गए तो उस सीरम का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूंगा। सुबह जब ये तैयार थे तो साइंटिस्ट ने इन्हें अपना गोल उड़ाने वाला प्लेन दिखाया, जो उस टाइम की बहुत अच्छी क्रिएशन थी। वो इन्हें इसे चलाना सिखाता है और बताता है कि इसके जरिए वो कुछ ही मिनटों में लंबा फासला तय कर लेंगे। जाने से पहले साइंटिस्ट ने उन्हें ये भी कहा था कि मुझे वो मॉन्स्टर जिंदा चाहिए, उसे मार के यहाँ नहीं लेके आना। यहाँ पर साइंटिस्ट फीनस को फीनस का हथियार देता है, जिससे अब उन्होंने बहुत एडवांस बना दिया था। इसके बटन दबाने पे इसके अंदर से नई नई चीजें निकल रही थी, जिससे फीनस और भी ज्यादा खुश हो गया। ये लोग अब उस प्लान में बैठ के सफर शुरू कर देते हैं और प्लान जल्द ही इन्हें उस पहाड़ी तक पहुंचा देता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर था। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार फीनस को उस मॉन्स्टर के पांव के निशान दिख जाते हैं। वो निशान एक घर के अंदर जा रहे थे, जिसके सामने वो अपना बॉक्स रख देता है जिसमें उसने मॉन्स्टर को कैद करना था। अब फीनस को तो सिर्फ उसे ट्रैप करना था, इसलिए वो बड़े मजे से अंदर गया और अपने वेपन को बटन दबाते हुए उसने सिर्फ मॉन्स्टर को ललकारा। मॉन्स्टर को चोट पहुंचाकर वो बाहर आ गया। जब वो तेजी से बाहर निकल रहा था तो गलती से उसका सर एक दरख्त से टकराने की वजह से वो बेहोश हो गया और मॉन्स्टर भी अब अपने घर से बाहर निकल आया। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर फीनस को नुकसान पहुंचाता, मॉन्स्टर के बाहर निकलते ही बाबा यागा जल्दी से उस बॉक्स का लिवर घुमा देती हैं, जिसमें से बहुत सारी चेन्स निकलकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर अपने अंदर कैद कर लेती हैं और बाबा यागा ही फिर दोबारा लिवर दबाकर इस पिंजरे को बंद कर देती हैं। कुछ देर बाद फीनस को भी होश आ गया था और ये लोग अपना वापसी का सफर करने लग जाते हैं। सफर काफी लंबा था, आधे रास्ते में रात हो गई और ये लोग सो गए। अब रात में फीनस को पिंजरे के अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। क्यूरियोसिटी से उसने पिंजरा खोलने का फैसला किया। हालांकि बाबा यागा उसे मना भी कर रही थी, लेकिन फीनस उस पिंजरे को खोल लेता है और क्या देखता है कि इसके अंदर वही शहजादी थी जिसके बारे में कहानियां बनी हुई थी। बाबा यागा बोली, इसका मतलब वो मॉन्स्टर ही असल में शहजादी है। यागा पीछे से आवाज लगाती है, फीनस उसे बाहर मत निकालना, उसे बाहर निकालना खतरनाक हो सकता है। लेकिन फीनस उसकी नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसे शहजादी पसंद आ गई थी। इससे पहले कि वो हाथ पकड़कर शहजादी को वहां से बाहर निकाल लेता, पीछे से बाबा यागा लिवर घुमाकर उस पिंजरे को दोबारा से बंद कर देती है और फीनस भी अंदर ही कैद हो जाता है। अंदर हम देखते हैं कि वह लड़की फीनस को अपना हाथ नहीं पकड़ने देती और बताती है कि मुझ पे एक कर्ज है, जब भी मेरा हाथ कोई हाथ में पकड़ता है तो मैं उसे जंगली मॉन्स्टर में बदल देती हूँ। लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मैं जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, तब तक कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे और मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, इसलिए मैं दूर पहाड़ों पर रहती हूँ, लेकिन कहीं भी इंसान मुझे जीने ही नहीं देते। नेक्स्ट सीन में हम साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने एक किसान की बिल्ली चुराई थी। किसान उससे भीख मांगने लगा कि बिल्ली कुछ नहीं बिगाड़ेगी हमारा, हमें फायदा ही देती है। रात में ये बिल्ली रोशन हो जाती है जिससे हमारा घर जगमगाता है, लेकिन किसान की बात कोई नहीं सुनता और साइंटिस्ट उसकी बिल्ली को ले जाकर उसी मशीन के नीचे रख देता है जो किसी भी चीज की जादुई ताकत खींच लेती है और इस तरह उस मशीन ने इस बिल्ली की जादुई ताकत भी खींच ली और उस बिल्ली के जादू से इतना भी सीरम निकलता है उसे जाकर अपने लॉकर में रख देता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसने पहले से ही बहुत सारा सीरम इकट्ठा किया हुआ था। यहाँ पर फीनस और शहजादी को एक दूसरे से प्यार होने लगा है। बाबा यागा और एंडी उन्हें लेकर आ रहे थे साइंटिस्ट के पास। ये लोग जब साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं तो लैब से दूर खड़े होकर ही साइंटिस्ट को देखने लगे। उन्होंने क्या देखा कि साइंटिस्ट ने एक जादुई परिंदे का सारा जादू खींच लिया और उसे सीरम बनाकर अपने रोबोट्स में डाल दिया। यानी कि रोबोट्स उसकी कोई इन्वेंशन नहीं थी, ये रोबोट्स भी जादू से चल रहे थे, जिस जादू को वह दूसरी जादुई चीजों से निकाला करता था। बाबा यागा गुस्से में अब उसके सामने आती है और उससे कहती है कि तुम झूठे हो, तुम्हारा ये सब काम तुम्हारी इन्वेंशन नहीं है, तुम्हारे ये रोबोट्स भी जादू से चलते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी उम्र भी इस जादू ने ही लंबी की है और ये जादू तुम मासूम जानवरों को मारकर हासिल करते हो। ये सुनते ही साइंटिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मैं अपना सच जानने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। बाबा यागा और एंडी दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बाबा यागा ने जल्दी से उस शहजादी और फीनिस को भी आजाद कर दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि अब साइंटिस्ट उनका भी बुरा हाल करेगा। ये सुनते ही वह शहजादी बताती है कि मैं उसके बारे में जानती हूँ, वो काफी टाइम से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान ही यहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है। वो जानता था कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने सारे ही रोबोट से उनको कैद करवा लिया और फिर शहजादी के अंदर से भी जादुई ताकतें सक करने लगा। ये देखकर फीनस को गुस्सा आ गया और उसने करीब जाकर शहजादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच तो नहीं पाया, पर शहजादी का हाथ पकड़कर उसे मॉन्स्टर बना दिया। मॉन्स्टर बनते ही शहजादी ने अपनी जंजीरें तोड़ी और वहाँ से भाग गई। मौका पाते ही जंजीरें तोड़वाकर बाबा यागा और फीनस भी कैमरे के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी अब उनके पीछे पड़ चुके थे। अब बाबा
याका अपने जादू से अपने हाथ में मौजूद तरबूज के कुछ बीजों को तरबूज में बदलकर उनके ऊपर हमला करती है और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट अब अपना एक बहुत बड़ा टर्टल निकाल लेता है बाबा याका और फीनिक्स को पकड़ने के लिए। वो किसी भी हाल में पकड़कर उन्हें मारना चाहता था। हालांकि एंडी ने उससे कहा भी कि जितना जादुई सीरम आपके पास है वो काफी नहीं है, लेकिन उसने बात नहीं मानी। वो बड़ा सा टाइटल उसका जैसे ही महल में निकला था तो पूरा महल टूट चुका था। तेजी से वह कंट्रोल करते हुए उसे यागा की तरफ पड़ता है, लेकिन यागा और फीनिक्स आगे बढ़ने लग जाते हैं। तब वो अपने तोप के गोलों से उनके ऊपर हमला करवा देता है। ये देखते हुए कि खतरा बढ़ गया है, फीनिक्स यागा से कहता है तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं उसके ऊपर चढ़कर उसको उल्टा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी ये सारी चीजें उल्टा होने पर काम नहीं करती। तो इसके कहने पर यागा उस टैंक के सामने आ जाती है और साइंटिस्ट अपनी इस टैंक के अंदर लगी हुई जादू सक करने वाली मशीन से बाबा यागा के अंदर की भी जादू सक करने लग जाता है। जादू सक होने की वजह से बाबा यागा बूढ़ी दिखने लगी थी। ये देखते हुए फीनिक्स को काफी दर्शाया, लेकिन खैर जितनी देर में बाबा याका ने साइंटिस्ट का ध्यान भटकाया हुआ था, फीनिक्स भी उसके टर्टल के ऊपर चढ़ गया और ये चीज साइंटिस्ट ने जैसे ही नोटिस की तो उसने टर्टल के टेंटाकल्स निकालकर फीनिक्स को अपने ऊपर से गिराने की कोशिश की। फीनिक्स तो नहीं गिरा, लेकिन उसका चश्मा गिर गया, जिससे उसे नजर आना बंद हो गया। उसका चश्मा गिरते हुए बाबा याका देख चुकी थी, इसलिए बाबा याका अब उसे नीचे से देख देख के लड़ने की इंस्ट्रक्शंस देती है। इतनी देर में वो मॉन्स्टर बनी शहजादी भी यहाँ आ चुकी थी, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट डर गया। ऊपर से फीनिक्स ने साइंटिस्ट के टर्टल की गर्दन में भी अपनी जंजीर फंसाकर उसे एकदम से ही उल्टा कर दिया, जिससे उसके अंदर का सारा जादुई सीरम नीचे गिर गया और साइंटिस्ट बुरी तरह फंस गया। अपने आप को बचाने के लिए वो अपने जादुई पंखों से उड़ना तो चाहता था, लेकिन उड़ भी नहीं पाया और अपने ही जादुई सीरम में गिरकर यहाँ दिखाया गया कि ज्यादा जोर लगाने की वजह से फीनिक्स भी बेहोश हो चुका था। शहजादी उसको ऐसे गिरा हुआ देखकर रोने लगी, क्योंकि अब शहजादी को उससे प्यार हो गया था। उसके आंसू जैसे ही फीनिक्स की आंखों पर गिरे तो फीनिक्स को होश भी आ गया और सरप्राइजिंगली उसकी नजर भी वापस ठीक हो गई। यहाँ पर फीनिक्स उससे अपने प्यार का इजहार करता है और हमेशा साथ रहने को कहता है, लेकिन शहजादी उसे बताती है कि किस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हालांकि मैं लॉक ऐसा चाहूंगी तो फिनिक्स उदास हो जाता है और अपने बाकी साथियों के साथ अपने गांव वापस आ जाता है। वह अभी से शहजादी की याद में पागल हो रहा था, जबकि यहाँ दिखाया गया कि बाबा याका दोबारा से जवान होने की रेसिपी ढूंढ रही थी और तभी उसे गर्ज हुई शहजादी के गर्ज को ठीक करने का एक तरीका मिल जाता है। वह खुश होकर फीनिक्स के पास जाती है और उसे एक खुशखबरी देती है कि उस शहजादी को कर्ज जानबूझकर कर दिया गया था, जिसमें शहजादी की गलती नहीं थी और उस कर्ज को ठीक किया जा सकता है। और हमें पता चलता है कि ये लोग अगला मिशन कर्ज को हटाने का ही करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।